आज हम महाराष्ट्र को शिवाजी महाराज के नाम से जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हो कि इस ज़मीन की हिस्ट्री सिर्फ शिवाजी महाराज या मराठा अंपायर से नहीं बल्कि हजारों साल पहले शुरू होती है। एक वक्त था जब यहाँ पे पहले इंसान आया, फिर धीरे धीरे यहाँ सभ्यताएं आई, फिर पावरफुल साम्राज्य आए और फिर गिर गए। बिल्कुल वैसे ही जैसे इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर मौर्य और मुगल आए। आज हम महाराष्ट्र की पूरी हिस्ट्री समझेंगे, पूरी टाइमलाइन समझेंगे, एक पहले इंसान से लेकर मराठा साम्राज्य तक और मराठा साम्राज्य से लेकर आज के महाराष्ट्र में क्या क्या चेंजेस आए, कैसे ये महाराष्ट्र बना, यहाँ की ज़मीन कैसे बनी और कैसे ये रिलीजन आए, कैसे लैंग्वेजेस आई, कैसे मराठी जो भाषा है उसका विकास हुआ और कैसे मराठी लैंग्वेज बनी और कैसे मतलब सब कुछ हुआ, सब जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो लास्ट तक देखना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है गाइस। टाइम था लगभग 65,000 साल पहले। ना इंडिया एक देश था, ना कोई राज्य, ना कोई बॉर्डर। पूरी दुनिया में इंसान बस अभी अभी अफ्रीका से निकलकर अलग अलग जगहों पर पहुंच रहा था और इसी दौरान कुछ लोग पहुंचते हैं आज के महाराष्ट्र के रीजन में। उस वक्त ना महाराष्ट्र नाम था, ना कोई राजा, सिर्फ छोटे छोटे ग्रुप्स थे जिन्हें हम आज ट्राइब्स कहते हैं। इनकी पॉपुलेशन भी बहुत कम थी, शायद पूरे रीजन में सिर्फ कुछ हज़ार लोग। दोस्तों ये बहुत पहले का एरा है जब इंसान जो ह्यूमन है वो इधर उधर जगह घूम रहा था और इसी तरीके से कुछ ह्यूमंस इंडिया की तरफ भी आए। वो उस टाइम कोई इंडिया नहीं था पर एक ज़मीन का टुकड़ा था, तो वहाँ पर रहने आए। 65,000 साल पहले की बात। दोस्तों अगर इनके डेली लाइफ के बारे में बात करें तो ये लोग खेती नहीं जानते थे, ये सिर्फ जंगल पर डिपेंड थे और फल फ्रूट खाते थे और जंगली जानवरों का शिकार करते थे और वही है। और ये वैसे ही अग्नि जल इन सब की पूजा करते थे, मतलब कि ऐसा ये जो आदिवासी करते हैं वही थे। अब हम बताएं अगर ये दिखते कैसे थे। दोस्तों ये लोग बिल्कुल भी अभी के जो मॉडर्न इंसान है उनकी तरह बिल्कुल नहीं दिखते थे। उनकी स्ट्रॉन्ग बॉडी थी, बहुत लंबे थे, बाल भी इनके रफ थे और कपड़े नहीं, बस जानवरों की खाल या पत्तों का यूज़ करते थे। लैंग्वेज कुछ नहीं थी और रिलीजन भी कुछ नहीं था। ये सिर्फ कहानी नहीं है कि अब मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। ये महाराष्ट्र और डेक्कन रीजन में स्टोन टूल्स मिले हैं जिससे साइंटिस्ट ने कार्बन डेटिंग से वेरीफाई किया है कि ये सही में ये चीज़ हुआ था। अब हज़ारों साल इंसान ऐसे ही जीता रहा, लेकिन फिर लगभग 7,000 से 3,000 BC के बीच इंडिया में एक बड़ा चेंज आता है। इंसान खेती सीखता है, गाँव बसाता है और धीरे धीरे सिविलाइजेशन का जन्म होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन का उदय हुआ और इसी का असर महाराष्ट्र के रीजन पर भी पड़ता है। ठीक है, अब जैसे ये चलता रहा 7,000 से 3,000 के बीच में इंडस वैली सिविलाइजेशन चलती है और वो चलती रहती है। अब दोस्तों अब इंसान सिर्फ शिकार नहीं करता है बल्कि फसल उगाता है। अर्ली फार्मिंग स्टार्ट होती है तो छोटे छोटे सभ्यताएं बनने लगती है, छोटे छोटे विलेज बनने लगते हैं, मिट्टी के घर बनने लगते हैं, एनिमल पाले जाते हैं और पॉपुलेशन धीरे धीरे इंक्रीज करने लग जाती है और रिवर के पास बहुत सारी पॉपुलेशन इकट्ठी हो जाती है। ऐसे दोस्तों सभ्यताएं बनती है और इंडस वैली सिविलाइजेशन लगभग 3300 BC से लेकर 1300 BC तक चलती रही। ठीक है, जब महाराष्ट्र में दोस्तों गांव बस रहे थे तब नॉर्थ इंडिया में सिविलाइजेशन ग्रो कर रही थी, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, आपको बताइए। अब फिर शुरू होता है दोस्तों वैदिक पीरियड। ये होता है 1500 BC से लेकर 600 BC तक। दोस्तों BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट एरा और ये C का मतलब होता है क्राइस्ट के बाद, मतलब कि जो जीसस क्राइस्ट का जन्म होता है उसके बाद। हाँ तो गाइस वही 1500 BC से लेकर 600 BC तक इंडस के बाद इंडिया में वैदिक पीरियड स्टार्ट होता है। अब वैदिक रिलीजन वही अभी का रिलीजन है, जो मतलब हिंदुज़म ही वैदिक रिलीजन है, जो इसका मूल रूप ही संस्कृत के बेसिस पे है, पूरा वैदिक है। और ये कैसा है, इसके बीच में अलग अलग धारणा है, वो इस वीडियो से रिलेटेड है नहीं, क्योंकि अभी हम महाराष्ट्र के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आता है पूरे इंडिया में, यही फैलता है, फिर वहीं से ही महाजनपद काल शुरू होता है। तो महाजनपद कालों से ही पूरे जो इंडिया के स्टेट थे उनकी हिस्ट्री शुरू होती है। रिलीजन वैदिक होता है और संस्कृत लैंग्वेज होती है। ट्राइबल और रूरल लाइफ दोनों महाराष्ट्र में मिक्स हो जाती है। उस धीरे धीरे इसका कल्चर वापस महाराष्ट्र में भी आने लग जाता है। फिर दोस्तों इसी के बाद स्टार्ट होता है सब कुछ। ठीक है, वैदिक पीरियड के बाद ही अब दोस्तों अब वैदिक पीरियड आता है नॉर्थ इंडिया में, तो आपको पता ही है मगध साम्राज्य, मगध साम्राज्य, अशोक, इन सबका काल चल रहा होता है। पर उसी टाइम लगभग 200 BC के आसपास महाराष्ट्र की ज़मीन पर पहली बार एक ऑर्गेनाइज राज्य उभर कर आता है। दोस्तों उसका नाम था सातवाहन एम्पायर और इस साम्राज्य के पहले पावरफुल नाम था शिमोगा, जिसे इसका फाउंडर माना जाता है। दोस्तों पर इस साम्राज्य का जिसने एक्सपेंशन किया था उसका नाम था गौतमीपुत्र सातकर्णी, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किंग थे इस साम्राज्य के। ये आपको मैप में दिख रहा होगा, इतना बड़ा महाराष्ट्र फैल चुका था उस टाइम तक। ठीक है, सातवाहन एम्पायर का सबसे पावरफुल राजा था गौतमीपुत्र सातकर्णी, जिसने न सिर्फ अपने राज्य एक्सपेंड किया बल्कि अपने दुश्मनों को भी हरा दिया था। महाराष्ट्र को एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी दी थी, मतलब कि उस टाइम महाराष्ट्र का नाम तो नहीं था, तो उस टाइम जो भी नाम था उसका सातवाहन एम्पायर, उस टाइम महाराष्ट्र बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका था। दोस्तों अगर इसकी टाइमलाइन की बात करें तो 200 BC से लेकर 200 CE तक, मतलब लगभग इसने 400 साल तक राज किया था इंडिया में। दोस्तों उस टाइम क्या हो रहा था इंडिया में, दोस्तों उस टाइम मौर्य एम्पायर था, पीक पे था, फिर नीचे से गिर गया था, अशोक के बाद कोलैप्स हो चुका था। इंडिया स्मॉल रीजन में किंगडम्स में डिवाइड हो रहा था। नॉर्थ में सुंगा कुषाण रूल कर रहे थे और महाराष्ट्र में ये एम्पायर स्टेबल हो गया था और पॉलिटिकल आइडेंटिटी स्टार्ट हो चुकी थी। दोस्तों अगर हम इस टाइम की पॉपुलेशन की बात करें
इस टाइम की एग्जैक्ट पॉपुलेशन तो पता नहीं है, लेकिन हिस्ट्री रीजन के हिसाब से पूरे डेक्कन रीजन में कुछ लाख लोग रहते थे, जो मेनली गांव और छोटे छोटे शहरों में रहते थे। अगर हम इसकी सिटीज़ की बात करें तो पैटर्न इसकी कैपिटल सिटी थी, जो कि अमरावती भी थी। और ऐसे इस टाइम पे जो इनके महाराष्ट्र के जो लोग थे वो फार्मिंग और ट्रेड करते थे, विलेज और टाउन से। अब आप ट्रेड सोच रहे होंगे दोस्तों, जो इनका ट्रेड था वो रोमन से होता था, मतलब कि रोमन एम्पायर से, मतलब कि उस टाइम भी ये बहुत एडवांस थे ट्रेड में, बिजनेस माइंड उस टाइम भी एडवांस था इन लोगों का, मतलब कि ट्रेड करते थे उस टाइम पे, वो विलेज और टाउन्स पे रहते थे। सोसाइटी स्ट्रक्चर, सोसाइटी स्टार्ट थी, कास्ट सिस्टम धीरे धीरे आ चुका था, और उनका रीजन हिंदुज़म था, और उनकी लैंग्वेज थी वो संस्कृत थी, और संस्कृत और प्राकृत थी। प्राकृत तो दोस्तों वही लैंग्वेज थी जो आम जनमानस बोलते थे, और संस्कृत जो कि पॉलिटिकल लोग इन्फ्लुएंस बोलते थे। ये होता रहता है, और उसमें बुद्धिज़्म, हिंदुज़म और जैनिज़्म ये। फिर उसके बाद क्या होता है, लेकिन हर साम्राज्य की तरह सातवाहन एम्पायर भी हमेशा नहीं टिक पाता। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और बाहर के जो अटैकर्स थे उनकी वजह से लगभग 200 सेकेंड सेंचुरी में सातवाहन एम्पायर ख़त्म हो जाता है। लेकिन महाराष्ट्र की कहानी यही ख़त्म नहीं होती। सातवाहन के बाद और भी पावरफुल राजवंश आते हैं, जो इस ज़मीन को सिर्फ राज्य नहीं बल्कि कला और संस्कृति का सेंटर बना देते हैं। फिर दोस्तों जब ये एम्पायर गिरा तो वापस से महाराष्ट्र एक बार छोटे छोटे राज्यों में बंटने लगता है। लेकिन कुछ ही समय बाद एक नया राजवंश उभर के आता है दोस्तों, उसका नाम था वकाटका डायनेस्टी। 250 सेंचुरी से लेके 5th सेंचुरी तक वकाटका लगभग 250 साल तक महाराष्ट्र पे राज करती है। और इंडिया में गुप्ता एम्पायर का राइज हो रहा था, जिसे गोल्डन एज कहा जाता था। और सबसे बड़ा एम्पायर था हिंदू एम्पायर, जो गुप्ता एम्पायर था। और इसी टाइम महाराष्ट्र में वकाटका डायनेस्टी पावरफुल बन रही थी। और जो इनके सबसे बड़े राजा थे वो प्रवर सेनापति थे, जिन्होंने इस एम्पायर को एक्सपेंड किया था। और अगर इसकी कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इन्होंने अजंता की जो गुफाएं हैं आप देख रहे होंगे, वो इन्होंने ही बनवाई थी। और बुद्धिस्ट की गुफाएं थी, मतलब कि ये जो था ये जो था, जो बुद्धिज़्म से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। जब तो ये बुद्धिज़्म की बहुत सारी जो आपको जितनी मूर्तियाँ हैं, गुफाएं मिलती है, इसी काल में शुरू होती है। ठीक है, अगर इसकी सोसाइटी की लाइफ की बात करें तो दोस्तों पॉपुलेशन और भी ग्रोइंग हो गई थी। और जो रिलीजन थे, जो 2 मोस्ट रिलीजन बचे थे, हिंदू और बुद्धिस्ट। अभी तक दोस्तों इस्लाम नहीं आया था, क्योंकि हम अभी बहुत पहले की बात कर रहे हैं, इस्लाम का उदय भी नहीं हुआ था। ठीक है, उसकी लैंग्वेज ये तो संस्कृत प्राकृत थी, अभी तक मराठी भी नहीं आई थी। लेकिन वकाटका का गोल्डन पीरियड भी ज़्यादा लंबा नहीं चला, और फिर महाराष्ट्र की ज़मीन पर आता है एक और पावरफुल साम्राज्य, राष्ट्रकूट साम्राज्य। इसके बारे में आपने बहुत सारी बातें की होगी, पर यह महाराष्ट्र से ही निकला था दोस्तों। अगर राष्ट्रकूट साम्राज्य की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में अब 750 सेंचुरी के बाद नॉर्थ इंडिया में दोस्तों अलग अलग राजवंश लड़ रहे थे। अब डेक्कन में राष्ट्रकूट एम्पायर पावर में आता है। राष्ट्रकूट एम्पायर 750 सेंचुरी ईसी से लेकर 1000 सी तक, मतलब कि लगभग 350 साल तक महाराष्ट्र पे रूल करता है। और इसके जो मोस्ट फेमस किंग थे, कृष्णवन थे, जिन्होंने कैलाश टेम्पल बनवाया था। और अमोघ वंशा थे, जो जिन्होंने कल्चर और लिटरेचर में बहुत बड़ा योगदान दिया था महाराष्ट्र में। सोचो, एक पूरा टेम्पल सिर्फ एक ही पत्थर के को काट के बनाया गया था, वो इसी राष्ट्रकूट एम्पायर के लोगों ने किया था। एलोरा की गुफाएं आपने देखी होगी, टॉप से नीचे कर्व किया गया, सब कुछ इसी टाइम पे हुआ था। नॉर्थ में राजपूत किंगडम लड़ रहे थे, और साउथ में चोला और पल्लवा थे। वहीं महाराष्ट्र में ये वाला एम्पायर इस्टेब्लिश हो गया था। अगर हम सोसाइटी की बात करें तो भाई इसकी सिटीज़ भी ग्रो होने लग गई थी। ये वापस हिंदुज़म में आ गया था, मतलब हिंदुज़म डोमिनेट था, और जैन और बुद्धिस्ट था पर कम हो गए थे। और अगर लैंग्वेज की बात करें तो संस्कृत और प्राकृत हो गए थे, और धीरे धीरे अर्ली जो मराठी है वो भी डेवलप होने लग गई थी। मतलब इस टाइम आप मान सकते हैं कि अर्ली मराठी डेवलप हो चुकी थी, और इस टाइम तक हिंदी का कोई नाम और निशान नहीं था। ठीक है, 1000 साल तक पहले ही मराठी डेवलप हो चुकी थी। लेकिन समय के साथ राष्ट्रकूट एम्पायर भी कमज़ोर होने लगा था, और धीरे धीरे ये भी हिस्ट्री बन जाता है। अब महाराष्ट्र एक बार फिर बदलाव के दौर में था, क्योंकि नए राजवंश आ रहे थे और वापस दे रहे थे नए उदय। और फिर आता है लास्ट पावरफुल हिंदू रूल, यादवा डायनेस्टी। दोस्तों ये महाराष्ट्र में इस्लाम आने से पहले यादवा डायनेस्टी आखिरी हिंदू डायनेस्टी होती है, और उसके बाद एक फिर ऐसा फेज जो कभी सब कुछ बदल देता है। टाइम था लगभग 1111 सेंचुरी। नॉर्थ इंडिया में दिल्ली सल्तनत का राइज हो रहा था, और महाराष्ट्र में यादवा डायनेस्टी पावर में थी। मतलब कि नॉर्थ इंडिया में जो गजनी और गोरी थे वो आ चुके थे, पृथ्वीराज चौहान डिफेट हो चुके थे, और उसके बाद में जो मुस्लिम्स एम्पायर था वो आ चुका था नॉर्थ इंडिया पर। और महाराष्ट्र में वहीं लास्ट डेंसिटी राज कर रही थी, यादवा डेंसिटी, और जो कि 11 सेंचुरी से लेकर 13 सेंचुरी तक राज करती है। जो इनके इम्पोर्टेड किंग्स थे दोस्तों वो थे बिलमा फिफ्थ, जो कि एक फाउंडर थे, और रामचंद्रा, जो कि लास्ट पावरफुल हिंदू रूलर थे। यादवा की कैपिटल थी दोस्तों देवागिरी, जिसे हम दौलताबाद के नाम से जानते हैं। इंडिया का स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट में से एक जो वो फोर्ट बनाया था वो इन्होंने बनाया था, स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी वहीं थी। दोस्तों अगर हम एक सोसाइटी की बात करें तो पॉपुलेशन मिलियंस में थी, रीजन हिंदू डोमिनेट था, मतलब कि अभी तक भी हिंदू डोमिनेट में थे। और दोस्तों अगर हम बात करें लैंग्वेज की तो दोस्तों संस्कृत और प्राकृत, अब मराठी अब क्लियरली डेवलप हो चुकी थी और बहुत सारे लोग मराठी बोलने लग गए थे। लेकिन फिर हिस्ट्री एक डेंजरस मोड़ लेती है 13 सेंचुरी के बाद,
दिल्ली सल्तनत का एक पावरफुल जनरल अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी पर अटैक कर देता है, जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे होंगे, और देवगिरी को कैप्चर कर लेता है। इसी के साथ महाराष्ट्र में हिंदू रूल खत्म होता है और मुस्लिम रूल स्टार्ट हो जाता है, और कल्चरल और पॉलिटिक्स चेंज पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, और महाराष्ट्र में थोड़ी धीरे धीरे मुस्लिम इन्फ्लुएंस आ जाता है और पर्शियन कल्चर भी आ जाता है। दिल्ली सल्तनत एक्सपेंड हो रहा था। दिल्ली सल्तनत अब फिर महाराष्ट्र के अंदर नया रूल आता है दिल्ली सल्तनत का। 1300 सेंचुरी से लेकर 16 सेंचुरी तक 300 साल तक मुसलमानों ने राज किया था। उनमें से थी दिल्ली सल्तनत, बहमनी सल्तनत और डेक्कन सल्तनत। फिर नया आर्किटेक्चर नया, और दोस्तों यहाँ पे चेंजेस आने लग जाते हैं, न्यू आर्किटेक्चर न्यू कल्चर मिक्स हो जाता है, पर्शियन इन्फ्लुएंस आ जाता है, और सोसाइटी दोस्तों हिंदू और मुस्लिम में मिक्स हो जाती है। लगभग 300 साल तक महाराष्ट्र अलग अलग सल्तनत का कंट्रोल में रहा। लोगों की ज़िंदगी बदल चुकी थी, राज्य बदल चुके थे, लेकिन फिर 1600 के आसपास एक नाम उभर के आता है, शिवाजी। दोस्तों शिवाजी महाराज, और यहीं से शुरू होती है मराठा अंपायर की कहानी। फिर बाद में इन्हें जाके छत्रपति की उपाधि मिलती है। आपको मराठा अंपायर के बारे में सब कुछ पता ही है, तो मैं आपको इतना ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि फिर इसके आगे होता क्या है। महाराष्ट्र की हिस्ट्री सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं, ये हज़ारों साल का सफ़र है, इंसान के पहले कदम से लेकर साम्राज्य के उदय और पतन तक, और शायद इसीलिए शिवाजी का आना इतना खास था। फिर दोस्तों क्या होता है, 1680 में शिवाजी का महाराज का देहांत के बाद सबको लगता है मराठा अंपायर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। फिर दोस्तों उनके बेटे जो संभाजी होते हैं वो बनते हैं। फिर औरंगजेब से उनकी फाइट होती है, उनकी बहुत बेरहमी से हत्या होती है, ये सब आपको पता ही है। औरंगजेब का रूल पीक पे होता है उस टाइम जब महाराष्ट्र के अंदर मराठा अंपायर होता है। फिर जब ये होता है 70s के अंदर, शिवाजी के बाद मराठा रुकता नहीं है, बल्कि और पावरफुल होता है। पेशवा सिस्टम लागू होता है और पुणे से मराठा अंपायर का सेंटर बन जाता है, और एक्सपेंशन होता है और नॉर्थ इंडिया तक कंट्रोल हो जाता है। और फिर मुगल अंपायर वीक हो रहा था, तो इसलिए जो मराठा अंपायर था वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और इसी टाइम सबसे बड़ा अंपायर तो मराठा अंपायर था, जो महाराष्ट्र से निकला था और सबसे बड़ा महाराष्ट्रियन अंपायर था। फिर दोस्तों होता क्या, 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है, जहां मराठा अंपायर और अफगान रूलर अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ाई होती है। और यहीं वो पल था जहां मराठा अंपायर का सबसे बड़ा झटका लगता है। यहाँ वो हार जाते हैं और एक्सपेंशन जो है वो रुक जाता है। और फिर क्या होता है, पानीपत के बाद इंडिया में एक नई पावर उभर के आती है, ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। मराठा डिफीट हार जाते हैं, और फिर धीरे धीरे जो मराठा एम्पायर था वो ख़त्म हो जाता है। फिर फ्रीडम फाइटिंग की जंग होती है, अंग्रेज़ों से आज़ादी की जंग होती है। उसके अंदर बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले जो कि महाराष्ट्र से होते हैं वो प्रथम भूमिका निभाते हैं, और वही साथ साथ भीमराव अम्बेडकर जो कि वो दूसरी तरीके से भूमिका निभाते हैं। पर जो बाल गंगाधर तिलक थे और गोपाल कृष्ण गोखले थे, ये आज़ादी की लड़ाई में साथ होते हैं। 1947 के बाद इंडिया आज़ाद होता है, लेकिन महाराष्ट्र अभी भी एक अलग स्टेट में नहीं बना होता है। मतलब कि जो अभी मॉडर्न महाराष्ट्र आप देख रहे हैं अभी का, वो 1960 में होता है। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र स्टेट बनता है, और उसके बाद धीरे धीरे रिवोल्यूशन आता है, बॉलीवुड स्टार्ट होता है, सबका सब महाराष्ट्र में आता है, और फिर नई नई इंडस्ट्री लगती हैं। इसके बाद धीरे धीरे महाराष्ट्र जो है इकोनॉमिकल हब भी बन जाता है। मुंबई जो सिटी थी वो बहुत एडवांस हो जाती है, पुणे भी बहुत एडवांस हो जाता है, नागपुर, बहुत सारी सिटीज़ उभर के आती है। और इस तरीके से दोस्तों जो महाराष्ट्र है इतना बड़ा सिटी बन जाता है, इतना बड़ा स्टेट बन जाता है। तो दोस्तों ये थी महाराष्ट्र की पूरी कहानी, और अभी भी नंबर 1 की इकोनॉमी है, GDP है महाराष्ट्र। सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे आते हैं काम करने के लिए, उनको रोज़गार मिलता है। तो दोस्तों ये थी पूरी वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और गाइस अगर आप मराठी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना। आपको कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और बताना कि क्या आपको पता था कि क्या आपको मराठों से पहले का महाराष्ट्र के बारे में पता था, तो कमेंट कीजिए। अगर ना तो प्लीज़ वीडियो को देखिए, आपको पूरा पता लग जाने वाला है। तो कैसी रही ये वीडियो, मैं फिर बनाऊँगा किसी और स्टेट के बारे में और इन्फॉर्मेशन दूंगा, पूरी अंत से लेकर अभी तक की पूरी हिस्ट्री। दोस्तों आपको इस वीडियो के इस चैनल के अंदर ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।